फाइन स्टूडेंट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करेंगे कि आरबीआई का जो तरीका है मैनेज फ्लोट का, जो पहले तरीका रहा और अब उस तरीका में क्या चेंज हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो बाहर से पैसा आता है, यानी कि जो डॉलर बाहर से आता है, उसके हिसाब से हमारा करेंसी डिसाइड होता है कि उसका क्या वैल्यू होगा। करेक्ट। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पे पहले तो एडिटोरियल्स का नाम ही पढ़ते हैं। इट अपीयर्स दैट आरबीआई हैज़ चेंज इट्स व्यू ऑन रूपी मैनेजमेंट, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो समझो थोड़ा सा एक कहानी समझो कि कोविड का जो समय रहा भारत का, तो उसमें क्या है कि बहुत सारा पैसा आया भी इंडिया में डॉलर के रूप में, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जहाँ पे बाकी इकोनॉमिक्स फेल कर गया था, बट उस समय भी भारत को अच्छा खासा राशि आ रहा था डॉलर के रूप में ना, एफपीआई के रूप में, एफडीआई के रूप में भी। तो ये देखोगे 2-3 साल देखोगे, कोविड से लेके अभी तक देखोगे, ये 3-4 साल मैं कह सकता हूँ, तो इसमें हमने देखा कि लगभग हमारा जो करेंसी रहा है, हमारा करेंसी का जो वैल्यू है वो मेंटेन रहा है 82-83, यानी कि $1 इजिकल टू या तो 82 रुपीज़ रहा है या 83 रुपीज़ रहा, इसी बीच में, या तो कभी 82 कभी 83। और ये जबकि हम जानते हैं इस बात को भी कि बाहर से बहुत डॉलर भी आया और यहाँ से डॉलर भी गया, क्योंकि फॉरेक्स जानते हो ना, फॉरेक्स 80 से लेके $100 बिलियन तक बढ़ा था 2-2.5 साल पहले, और हम जानते हैं कि फिर अचानक घटा भी, फिर लगभग 50 से लेकर $80 घटा भी। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना पैसा आ रहा है डॉलर और इतना डॉलर जा रहा है, उसके बावजूद भी कैसे हम लोग मैनेज कर पाएँ $1 इजिकल टू 82 और 83 रुपीज़। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख हाथ है वो आरबीआई का मैनेज फ्लोट। तो आरबीआई क्या अपने करेंसी को पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए कभी डॉलर को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलना गलत बात होगा, मैनेज फ्लोट करने के चक्कर में कभी सेल कर देती थी डॉलर को। डॉलर कब सेल करती थी मार्केट में? डॉलर को मार्केट में तब सेल करती थी जब लगता था कि मार्केट में डॉलर कम हो गया, और यदि डॉलर रहेगा मार्केट में तो करेंसी का जो वैल्यू है वो लगभग 82-83 रुपीज़ हो जाएगा, जहाँ आरबीआई चाहता है कि मेंटेन हो इतना में। या फिर दूसरा केस क्या है कि यदि बहुत ज़्यादा बाहर से डॉलर आ जाए तो उस समय भी चांस है कि हमारा जो इंडियन करेंसी वो अप्रिशिएट कर जाए, यानी कि $1 इजिकल टू 60 रुपीज़ हो जाए, $1 इजिकल टू 70 रुपीज़ हो जाए। तो दोनों में ही आरबीआई ने बखूबी काम किया अपना, इसी को बोलते हैं फ्लोट मैनेजमेंट या मैनेज फ्लोट। सही बात है ना? मगर देखोगे बच्चे लोग 2024 अगस्त 2024 से आरबीआई ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे ये चीज़। आरबीआई कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गया। अब कारण क्या है? तो इसका 2-3 कारण है। एक तो जानते हो कि 2-3 साल से लगभग आईएमएफ और यूनाइटेड स्टेट्स बार बार बोल रहा है कि ये मैनेज फ्लोट नहीं है, ये बियॉन्ड मैनेज फ्लोट है, कि जानबूझ के इंडिया नहीं चाहता कि उसका करेंसी अप्रिशिएट करे, डिप्रिशिएट करे। तो बार बार सुनने को मिल रहा था आईएमएफ से भी और तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स से भी। इनफैक्ट इंडिया करेंसी देखोगे तो इंडिया करेंसी को मैनिपुलेटर के रूप में बताया गया था कुछ साल पहले यूएस में, मगर फिर भी हम कुछ सुन नहीं रहे थे, फिर भी हम लोग मैनेज फ्लोट कर ही रहे थे, आरबीआई फिर भी मैनेज फ्लोट कर ही रहा था। मगर दिक्कत कहाँ पे आया, जिसके वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ा। तो आरबीआई को स्टैंड चेंज करना पड़ा 2-3 रीजन। पहला रीजन क्या है? देखो, रीर, REER, रीर। रीर का मतलब क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट, है ना? रियल एक्सचेंज रेट जो है आपका, तो इसमें क्या, हाँ रियल, सही बोल रहे हो, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है, इसका मतलब क्या है कि जो भारत का जो करेंसी है और जो बाहर का जो करेंसी है जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं, या तो 6 करेंसी के हिसाब से, है ना, 6 करेंसी के हिसाब से, या फिर तुम्हारा 40 कंट्री के हिसाब से, दो बास्केट से हम कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो रीर है अभी भी ओवर वैल्यूड है। अभी भी देखोगे तो 107-108 में है, और उसकी वजह से एक्सपोर्टर को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यदि रीर ज़्यादा हो, 100 से ऊपर हो, तो एक्सपोर्टर के लिए वो घाटा है, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा उससे। और एक्सपोर्टर कई दिन से बोल रहा है सरकार को कि कोशिश करिए कि आप 100 में रखने का। यदि 100 रहेगा रीर का वैल्यू, तो हमारा जो सामान है बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा और एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा।
तो ये समझ में आया आरबीआई को कि चलो भाई एक्सपोर्टर को बहुत दिन से बोल रहा है, थोड़ा स्टैंड चेंज करते हैं, और जिस हिसाब से करेंसी आउटफ्लो होगा इनफ्लो होगा उस हिसाब से डिसाइड होगा कि हमारा करेंसी का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए vis-a-vis डॉलर, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब आप डॉलर को मार्केट में सेल कर रहे हो, क्योंकि डॉलर कम ही हो गया, तो आरबीआई क्या करती है, मार्केट में सेल करती है, इसलिए दिखाने के लिए कि हमारे पास डॉलर है। और कहाँ से लाती है वो, फॉरेक्स से लाती है। रिसेंट टाइम में हमारा फॉरेक्स 600 बिलियन से भी ज़्यादा चला गया था, है ना। तो वहाँ से डिप करके वहाँ से ला के कॉन्फिडेंस लेती है कि हमारे पास डॉलर है, फॉरेक्स से निकाल के। और फॉरेक्स जानते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट कवर के लिए, कम से कम मिनिमम इंपोर्ट कवर 10 मंथ का होना चाहिए ना, तो हमारे पास है, सफिशिएंट है। एनीवे, तो वहाँ से डॉलर ले आती थी और वो मार्केट में दे रही। मैं जब मार्केट में दे रही है तो उसके लिए रूपी जो है उसको शक करना पड़ेगा ना। जब रूपी यहाँ पे शक होगा तो फिर बैंक में प्रॉब्लम हो जाएगा, बैंक में रूपी का एबिलिटी कम हो जाएगा ना। अब फिर बैंक में रूपी का एबिलिटी कम हो जाएगा तो जो बैंकिंग ऑपरेशन है, बैंकिंग का इंटरेस्ट है, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ गए? तो फर्स्ट रीजन समझ रहे हो बच्चे लोग? फर्स्ट रीजन क्या है, एक्सपोर्टर को हित में। दूसरा क्या है कि रूपी मैनेजमेंट, रूपी लिक्विडिटी घट जाएगा और उसकी वजह से बैंकिंग ऑपरेशन में दिक्कत हो रहा है ना। और तीसरा रीजन देखो कि अभी रिसेंट टाइम में जो यूएस फेडरल रिजर्व है, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसने क्या कहा है कि हम कोई पॉलिसी कट नहीं करने जा रहे हैं, या पॉलिसी कट भी करेंगे तो बहुत कम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जीत के आना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आया है, तो इससे तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ का जो करेंसी है, यानी कि फेडरल रिजर्व क्या है, 2025 में 2 ही बार रेट कट करने जा रहा है, और अभी भी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो जाहिर सी बात है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में कैपिटल फ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा, यहाँ से पैसा निकलेगा और वहाँ यूएस में लगेगा वो पैसा, क्योंकि यूएस का बॉन्ड अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, सबसे भरोसेमंद वाला बॉन्ड है वो। आ रहा है समझ में? तो इससे क्या हुआ कि यूएस जो डॉलर है वो और स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये 3 और 4 रीजन के वजह से हमारा जो इंडियन करेंसी है वो घट रहा है और आरबीआई बैकफुट पे चला गया। समझ गए ना? तो यही तुम्हारा पूरा एडिटोरियल में लिखा गया है। समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि देखो अभी जो हमारा रुपी का जो वैल्यू है वो लगभग कह सकते हो 86 पर डॉलर है लगभग। समझ गए ना? रिसेंटली देखो रुपी बहुत ज़्यादा ही फॉल हुआ है, जबकि हमने देखा है कि लगभग 2-3 साल में 82-83 रुपीज़ मेंटेन था। मैं देखो अचानक तुम्हारा लगभग 86 रुपीज़ हो गया। समझ गया ना? हाँ, ये जो डिप्रिसिएशन वही लॉन्ग ओवरड्यू है, क्योंकि इस तरह का डिप्रिसिएशन देखने को नहीं मिला था हमें कोविड के बाद। होता तो उस समय भी डिप्रिसिएशन हो सकता था, होने को तो उस समय भी करेंसी अप्रिशिएट कर सकता था, मगर वो 2-3 साल आरबीआई ने खूब मैनेज फ्लोट किया है। अब आरबीआई क्या कर रही है कि आरबीआई बोल रही कि चलो अब हम छोड़ देते हैं मार्केट के हवाले, अब हम इतना इंटरवीन नहीं करेंगे जितना हम पहले कर रहे थे। तो सच डिप्रिसिएशन वॉज लॉन्ग ओवरड्यू एंड इट इज़ अ वेलकम दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ विलिंग टू अलाउ इट हैपन। और आरबीआई क्या है कि जैसा होना है होने दो, अब हम इस तरह इंटरवीन नहीं करेंगे। समझ गए? इसका मतलब आरबीआई ने भी कुछ सोचा होगा तभी तो इंटरवीन नहीं कर रहा है वो। क्या सोचा होगा तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो। क्योंकि हमारा देखोगे बच्चे लोग, मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूँगा कि इस बार देखोगे 2025 और 26 का जो फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो जो पहला फर्स्ट हाफ है उसमें हम सोचे थे कि हम 7% जीडीपी से बढ़ेंगे, वह हम 5% के आसपास बढ़े, 5-6% के बीच में आसपास बढ़े। तो जो हम एक्सपेक्ट किए थे उतना बढ़ नहीं पाए, और उसमें एक सबसे प्रमुख रीजन क्या है, एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो भाई एक्सपोर्टर को तुम कम्पिटिटिवनेस दोगे तभी तो होगा। तो यही कारण है कि छोड़ दो, करेंसी मत करो, मैनेज फ्लोट मत करो, क्योंकि रीढ़ चाहिए हमें लगभग 100 के आसपास चाहिए। रीढ़ यदि 100 के आसपास होगा तभी एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो पाएगा, तभी प्रोडक्ट आपका कंपिटेटिव हो पाएगा। समझ गए? देखो रुपी क्या है, 3% कह सकते हो अपना वैल्यू घटा है, जो कि बेटर है। बाकी डेवलपिंग कंट्री का करेंसी देखो तो उससे भी ज़्यादा डिप्रिशिएट किया है, कोई 10% किया है, कोई 15% किया है, मैं उससे कंपेयर में इंडिया बेटर है। मैं ये भी बात है कि आरबीआई ने स्टैंड चेंज किया है, ये बड़ी बात है, क्योंकि 3-4 साल तक आरबीआई ने लगभग कोविड के बाद सेम ही मैनेज किया, 82-83। आगे देखोगे तो इसमें बात यही कि यदि रुपी डिप्रिशिएट करता है, यानी कि पहले 82 रुपीज़ था, अब 85 रुपीज़ या 86 रुपीज़ हुआ, तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा?
सिंपल बात है कि पहले $1 खरीदने में 82 रुपीज़ लगता था, अभी $1 खरीदने में कितना लग रहा है? 86 रुपीज़ लग रहा है। तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? देखो बेनिफिशियरी कौन है? एक्सपोर्टर है। पहले वो बेचता था, $1 लाता था तो उसको 82 रुपीज़ मिलता था, अब उसको 86 रुपीज़ मिल रहा है, तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट है। अब बात समझे, यही कारण है कि रीढ़ कहा गया कि जो अभी 107, 108 है, 106 और 107 है, उसको 100 मिलना ही है। तो उससे कम्पिटिटिवनेस होगा, तो एक्सपोर्टर को फायदा होता है करेंसी जब डिप्रिशिएट करता है तो, क्योंकि जो बेच के ला रहा है $1, वो $1 कितना हो जाएगा? 86 रुपीज़ हो जाएगा। अब पहले जो लाता था तो कितना होता था? 82 रुपीज़ होता था, इसलिए एक्सपोर्टर को फायदा है। समझ गया ना? जो MNC है, हमारा जो MNC है जो बाहर काम कर रहा है, तो हमारा जो MNC जो बाहर काम कर रहा है तो बाहर से डॉलर लाएगा ना। अच्छा, MNC का परिभाषा क्या होता है कि किसी भी एक कंपनी का, किसी भी कंट्री का एक कंपनी जो लगभग एक क्वार्टर 25% अपना जो अर्निंग बाहर से कमाए, यानी कि भारत का कोई कंपनी है और जो कम से कम 25% भारत से नहीं बाहर से कमाए, कम से कम 25%, तो वो कंपनी क्या कहलाएगा? MNC कहलाएगा। और हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा बहुत सारा MNC है। समझ गए ना? तो हमारा जो MNC होगा इस परिभाषा, वो कंपनी जो 25% बाहर से कमाता है, तो बाहर कमा रहा है तो बाहर से डॉलर ला रहा है, तो उसके लिए डॉलर का मतलब क्या हो? $1 इक्वल टू 86 रुपीज़, उसको फायदा हुआ। दूसरा देखो, जो रिमिटेंसेस भेज रहे हैं हमारे भाई लोग वहाँ पे बैठ के सऊदी अरब में जो काम कर रहे हैं, तो पहले $1 भेजते थे तो इंडिया में 82 रुपीज़ होता था, और अभी 86 रुपीज़ हो रहा है। सेकेंडरी इनकम, फॉरेन रिमिटेंसेस, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, इसी को कहते हैं ना बच्चे लोग। और IPO जो हमारा BPO सर्विस सब, IT सर्विस सब, अब ये लोग पहले सर्विस करता था तो $1 आता था तो 82 रुपीज़ होता था, और अभी 86 रुपीज़ हो रहा है। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये लोग को? अब देखो लूज़र कौन है? लूज़र है ऑयल इंपोर्ट, यानी कि जो ऑयल इंपोर्टर है, जो कच्चा तेल, अब पहले कच्चा तेल लाने वाला, पहले कच्चा तेल लाने के लिए हम $1 को हम 82 रुपीज़ में देते थे, यानी कि 82 रुपीज़ देते थे तो $1 बनता था और उससे हमारा तेल आता था। अभी हमको 82 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा, हमको 86 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो इम्पोर्टर गया, समझ रहे? इम्पोर्टर को नुकसान हुआ, क्योंकि अब इम्पोर्ट क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। बच्चे लोग समझते रहो। कॉर्पोरेट्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ मोस्ट कॉस्ट ऑन कैपिटल गुड्स। और जो कॉर्पोरेट्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको दिक्कत हुआ, क्योंकि वो जो सामान मंगवाएगा बाहर से, कैपिटल गुड मशीन सब मंगवाएगा, तो पहले $1 का मशीन मंगवाता था तो वो 82 रुपीज़ देता था, अब वो 86 रुपीज़ दे रहा है, तो उसको महंगा हो जाएगा। समझ गए ना? हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो लगाता था यहाँ पे, यानी कि जैसे हाँ, विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन एज दे गेट लेस डॉलर्स। तो क्यों? क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसको अब क्या लेस डॉलर मिलेगा। पहले कितना मिलता था? पहले तुम्हारा 82 रुपीज़ में ही तुमको $1 मिल जाता था उसको, अब उसको 86 रुपीज़ में $1 मिल रहा है, क्योंकि बात तो डॉलर का ना है जी, तो वो लूज़र रहेगा। समझ रहे हो ना? जो फॉरेन टूर है, बाहर जो टूर करोगे तो जाहिर सी बात है, पहले 82 रुपीज़ ले जाते थे तो $1 का टूर करते थे, अब तुमको 86 रुपीज़ ले जाना पड़ेगा $1 का टूर करने के लिए। तो महंगा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? जो कंपनी जिसने बाहर से उधारी लिया है, तो पहले वो 82 रुपीज़ देता था $1 चुकाने के लिए, अब उसको 86 रुपीज़ देना है $1 चुकाने के लिए। और उस कंपनी के लिए बोला जा रहा है जो हेजिंग नहीं किया है। यदि वो हेजिंग किया है तो हेजिंग तो जानते हो, करेंसी अप्रिशिएट करे डिप्रिशिएट करे उस चीज़ को लेकर मैनेजमेंट रहता है। तो वो कंपनी जिसने बिना हेजिंग करके बाहर से पैसा लिया है तो उसको तो महंगा पड़ेगा। समझ गए ना? तो जब करेंसी डिप्रिशिएट करता है बच्चे लोग, तो बहुत सारे वर्ग को फ़ायदा भी होता है और बहुत सारे वर्ग को नुकसान भी होता है। तो यहाँ तो एक बात तो स्पष्ट हुआ, जो RBI ने एक स्टैंड लिया है वहाँ पे एक्सपोर्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर को ही कम्पिटिटिवनेस देने के लिए RBI ने क्या किया कि अब हम इंटरवीन ऐसा नहीं करेंगे जैसा हम 2-3 साल में कर रहे थे। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, इट अपीयर्स दैट, ऐसा लग रहा है बच्चे लोग कि RBI जो है अपना स्टैंड चेंज कर रहा है रुपी मैनेजमेंट को लेकर, यानी कि मैनेज फ्लोट वैसा नहीं कर रहा है जैसा वो करता था, जिसकी वजह से $1 और 82 रुपीज़ मेंटेन था कुछ साल तक। तो रीज़न क्या है? वही बात है रीज़न फॉर रिड्यूसिंग RBI इंटरवेंशन इन द करेंसी मार्केट इज प्रोबब्ली ड्यू टू द डोमेस्टिक ग्रोथ चैलेंज। देखो हमारा खुद नहीं हुआ, हमने फर्स्ट क्वार्टर में कितना सोचा था कि 7% के GDP के साथ बढ़ेंगे, हम 5 और 6% के बीच में बढ़े हैं, तो ग्रोथ नहीं हुआ। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ।
और एक्सपोर्ट क्योंकि रियल वैल्यू 107 108 था, और जानते हो कि यदि कम हो करेंसी डिप्रिशिएट करे तो एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा होता है, समझे ना। तो इसलिए लिखा गया ना कि यदि ओवर वैल्यूड रुपी हो, रुपी ओवर वैल्यूड हो तो उसका नुकसान होता है एक्सपोर्ट में। वही रियल वैल्यू ज़्यादा हो 107 108, समझ गए ना, तो उसका नुकसान होता है, और उसका नुकसान एक्सपोर्ट में भी होगा। और एक्सपोर्ट में जब नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है जीडीपी में भी होगा, इकोनॉमी में भी होगा, ग्रोथ में भी होगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका। हाँ, एट अ टाइम व्हेन इट हैज़ बिकम क्लियर दैट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज द की टू, देख रहे हो ना, जब तक ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम ग्रोथ मोमेंटम नहीं पा सकेंगे। तो हम ग्रोथ को, हम एक्सपोर्ट को एक मोमेंटम देने के लिए भी ये कर रहे हैं। आरबीआई की ये स्टेप क्या है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा बेटर हो, ताकि फिर से हमारा जो इकोनॉमी है वो पटरी पे लौट सके, समझ गए ना। क्योंकि ओवर वैल्यूड करेंसी जो होगा वो काउंटर प्रोडक्टिव है एक्सपोर्ट के लिए, समझ गए ना। जैसे देखो यहाँ पे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीड जो बात कर रहे थे, तो रीड अभी बताए ना बच्चे लोग 107 108 है, ओवर वैल्यूड है, उसको 100 के आसपास या तो 101 102 या 100 के आसपास करना सही है, ताकि हमारा सामान क्या हो पाएगा, कम्पिटिटिव हो पाएगा, समझ गए ना। आगे देखो, तो आरबीआई अभी भी, आरबीआई वही तो बोले, अभी भी आरबीआई क्या है कि 9% ओवर वैल्यूड है। तो कहने का मतलब क्या, अभी भी डिप्रिशिएट हो सकता है, वो अभी भी करेंसी डिप्रिशिएट हो सकता है। ओवर वैल्यूड होने का मतलब क्या कि जितना वो होना चाहिए उतना नहीं है, अभी भी ज़्यादा रखा जा रहा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 107 108 रील, उसको अभी कम करने की ज़रूरत है। कम करेगा तभी, हाँ, तो कम करने का मतलब क्या हो कि डिप्रिसिएशन हो जाएगा। हो सकता है कि $1 92 93 रुपीज़ हो जाए, या फिर 90 के आसपास हो जाए, क्योंकि 86 है तो 90 के आसपास भी जा सकता है। तो रुपी मस्ट बी ब्रॉट बैक इन लाइन, यानी कि रुपी को जो रियल इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब से मैच करेंगे, मार्केट के हिसाब छोड़ दो, समझे, मार्केट हिसाब छोड़ दो, ताकि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो, कंपिटिटिव हो सके। और दूसरी बात है कि यदि तुम डॉलर को यदि सेल करोगे मार्केट में मैनेज फ्लोट के नाम पे, आरबीआई करती है ना, तो जो रूपी लिक्विडिटी है उसमें फिर क्रश हो जाएगा। क्योंकि जब आप डॉलर मार्केट में दे रहे हो तो आप रूपी ले रहे हो ना, तो फिर बैंकिंग सिस्टम में रूपी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो वहाँ पे भी तो गलती हो जाएगा। देखो, विदाउट लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, समझ रहे हो ना। हाँ, विद द एक्सपोर्टर फाइटिंग ऑफ एन ओवर वैल्यूड द टास्क ऑफ रिवाइविंग ग्रोथ विल बिकम टू डिफिकल्ट। देखो, दोनों ही गलत हो रहा है, एक तो एक्सपोर्टर को दिक्कत हो रहा है ओवर वैल्यूड करेंसी की वजह से, और दूसरा बात है कि जो आरबीआई मैनेज फ्लोट करके जो रुपये उठा ले रही है मार्केट से, बैंक से, तो बैंक को दिक्कत हो रहा है उससे। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को चलाने के लिए, कि पैसा बैंक में भी चाहिए, एट द सेम टाइम एक्सपोर्टर अपना चीज़ को एक्सपोर्ट भी करे और उसका सामान कम्पिटेटिव भी हो, बाहर बिके भी। तो दोनों के दृष्टिकोण से देखोगे तो जरूरी है कि आरबीआई को एक बैक फुट पीछे आना होगा और पूरा मार्केट के हवाले करना होगा, कि मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि भारत का जो करेंसी हो वो कितना डिजर्व करता है, कितना डिप्रिशिएट करता है, कितना अप्रिशिएट करता है, समझ गए ना। हाँ, तो ए मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू द रूपी वैल्यू इज ओवरड्यू, तो इसलिए फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। और दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आया है, तो आगे तो और अनप्रेडिक्टेबिलिटी बना रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जो फेडरल रिजर्व है आने वाले समय में, एक साल में 2025 में 2 ही बार वो पॉलिसी कट करने जा रहा है। नॉर्मली 4 बार पॉलिसी कट होता है, 2 ही बार पॉलिसी कट करेगा। कहने का मतलब डॉलर और स्ट्रेंथन होगा। जब डॉलर और स्ट्रेंथन होगा, यानी कि कैपिटल फ्लाइट होगा, भारत का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो कैपिटल फ्लाइट करके सब पैसा यूएस में लगा देगा, अधिकतर पैसा यूएस में लगा देगा। ऐसे क्या होगा, हमारा करेंसी और डिप्रिशिएट होने का चांस है, समझ गए ना। डेट्स इट, कंप्लीटेड।